नाज़रीन ग्रामी, मुद्दत पहले अफ्रीका के किसी मुल्क के बारे में पढ़ा था। उसके सदर ने फ्रांस से नेवी के लिए 2 बहरी जहाज खरीदे, अदायगी भी हो गई, सदर को किक बैक्स भी मिल गई और फ्रेंच कंपनी ने बहरी जहाज भी तैयार कर दिए। लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आया तो खरीदार मुल्क ने जहाज लेने से इनकार कर दिया। फ्रेंच कंपनी परेशान हो गई और उसने अपनी एक टीम गाक मुल्क के पास भिजवा दी। टीम की सदर से मुलाकात हुई तो सदर ने बताया कि आर्डर देने वाला सदर जनरल फलां खान इंतकाल कर चुका है और उसकी जगह अब जनरल नया खान आ गया है। दूसरा, मुल्क में नेवी नहीं है, लिहाजा ये जहाज किसको हैंड ओवर किए जाए हम नहीं जानते। और तीसरा और आखिरी मसला, हम लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, हमारे पास समंदर भी नहीं है, चुनांचे हम ये जहाज लाएंगे कैसे हम नहीं जानते। लिहाजा अगर कंपनी के पास इन मसाइल का कोई हल है तो वो दे दे। टीम के माथे पर पसीना आ गया और वो मायूस होकर वापस चली गई। कंपनी ने जहाज 2-3 माह अपने पास रखे। इसके बाद मुकदमा चला और अदालत ने कंपनी को दोनों जहाज उस मुल्क की करीब तरीन बंदरगाह पर खड़ा करने का हुक्म दे दिया। कंपनी ने इस हुक्म पर जहाज करीब तरीन मुल्क की बंदरगाह पर खड़े किए और चाबियां खरीदार मुल्क के सिफारत खाने में ड्रॉप कर दी। और इसके बाद खरीदार मुल्क उस वक्त तक जहाजों की फीस अदा करता रहा जब तक जहाज गल सड़ कर कबाड़ न बन गए। किताब में इसकी मिसाल के बाद मुसन्निफ ने लिखा था कि अफ्रीका कुदरती वसाइल के लिहाज से दुनिया का अमीर तरीन लेकिन ऐसी इंसानी हमाकतों की वजह से तारीख का गरीब तरीन इलाका है। प्यारे साथियों, पाकिस्तान की कहानी भी इससे मिलती जुलती है। हम वसाइल, जुग्राफिया, आबादी और जज्बे के लिहाज से दुनिया के 10 बड़े मुल्कों में शुमार होते हैं। पाकिस्तान में दुनिया की तमाम सहूलतें मौजूद हैं, हत्ता कि हम ज़ाफ़रान और एवोकाडो भी उगा रहे हैं। हमारे पास तेल, गैस, सोना और यूरेनियम भी है, मगर हम इसके बावजूद गरीब तरीन मुल्कों में शुमार होते हैं, क्योंकि ये मुल्क भी अफ्रीकी जहाज जैसे प्रोजेक्ट्स का कब्रिस्तान है। हमारे एक दोस्त की तहकीक के मुताबिक अगर हम माजी के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने का बेड़ा उठा लें तो हमें तमाम प्रोजेक्ट्स मुकम्मल करने के लिए 34 साल चाहिए। ये दावा मेरे लिए हैरान कुन था, लेकिन जब मैंने खुद सुनगन लेना शुरू की तो मैं भी सर पकड़कर बैठ गया। आप यकीन करें, हमारे मुल्क में ऐसे हजारों बहरी जहाज खड़े हैं जिन्हें चलाने के लिए कैप्टन मौजूद हैं और ना ही इंजन और पेट्रोल। और अगर इन तीनों का बंदोबस्त हो भी जाए तो भी हम इन जहाजों को चलाने के लिए समंदर कहां से लाएंगे। इन प्रोजेक्ट्स की दरअसल बुनियाद ही गलत थी। हमने हाथी बांधने के लिए बांस का पिंजरा बना लिया था या शेर को बकरियों के बाड़े में बंद कर दिया था, चुनांचे हमारे खरबों रुपए जाया हो गए। और हमने अगर अब भी अकल को हाथ न मारा तो पाकिस्तान के इन बेवकूफाना मंसूबों की तकमील के लिए IMF और वर्ल्ड बैंक का सारा अकाउंट भी नाकाफी होगा। आप दूर न जाएं, मैं आपको चंद प्रोजेक्ट्स बताता हूं और आपको इसके बाद चैलेंज देता हूं कि आप अपने दाएं बाएं देखें। आपको इस मुल्क में ऐसे हजारों प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जिन पर खरबों रुपए जाया हो चुके हैं और इसके बावजूद ये प्रोजेक्ट्स पुरानी बंदरगाह पर लंगड़े जहाज की तरह खड़े हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने जमाने में सिंध में रैनी कैनाल के नाम से प्रोजेक्ट शुरू किया था। ये जनरल मुशर्रफ का फ्लैगशिप मंसूबा था और जनरल मुशर्रफ अपने दौर में अपनी हर तकरीर में इसका ढंढोरा पीटते थे। जनरल मुशर्रफ का दौर खत्म हो गया, 3 हुकूमतें आईं और चली गईं, अरबों रुपए खर्च हो गए, लेकिन वापडा ये नहर सिंध हुकूमत के हवाले न कर सका। खुदा करके 2021 में सिंध हुकूमत ने इसका चार्ज लिया तो पता चला कि नहर में पानी ही नहीं है, क्योंकि ये नहर फ्लड चैनल थी और ये बारिशों की मोहताज थी। बारिश होगी तो इसमें पानी आएगा, बारिश नहीं होगी तो ये सूखी रहेगी, और अगर खुदा न खास्ता इसमें पानी आ भी गया तो ये पानी जाएगा कहाँ। वापडा के पास इसका कोई जवाब नहीं था, क्योंकि रेनी कैनाल के पानी को फसलों तक पहुंचाने का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था। चुनांचे ये नहर भी अफ्रीकी बहरी जहाज बनकर पराई बंदरगाह पर खड़ी है। जनरल मुशर्रफी के दौर में दारोट डैम शुरू हुआ था। ये जाम शोरो जिला में है और आप जब कराची से हैदराबाद जाते हैं तो ये आपको बाईं जानिब नजर आता है। इसके बारे में दावा किया गया था कि ये 25,000 एकड़ जमीन को सैराब करेगा। ये डैम भी वापडा ने बनाया। ये 2014 में मुकम्मल हो गया, लेकिन ये 2018 तक सिंध हुकूमत को हैंड ओवर नहीं हुआ। डैम की फाइल 4 साल वापडा और सिंध हुकूमत के दरमियान जलील होती रही। बहरहाल 2018 में जब शुमाइल ख्वाजा जैसा दर्द दिल रखने वाला ब्यूरोक्रेट सेक्रेटरी वाटर एंड पावर बना और उसने जब प्रोजेक्ट की हालत देखी तो ये सीधे चीफ सेक्रेटरी के पास गए, इनकी मिन्नत की और यूं सिंध हुकूमत ने डैम का चार्ज लिया। लेकिन चार्ज के बाद पता चला कि इस डैम के लिए पानी का सोर्स नहीं है और इसमें से पानी निकाल कर फसलों तक पहुंचाने का बंदोबस्त भी नहीं है। लिहाजा सवाल ये है कि डैम में पानी कहां से आएगा, और अगर आ गया तो इससे निकाला कैसे जाएगा, ये जमीनों तक कैसे पहुंचाया जाएगा। इसका जवाब भी किसी के पास नहीं है। लिहाजा ये डैम भी अफ्रीकी जहाज की तरह खड़ा है। जनरल मुशर्रफी के दौर में बलोचिस्तान में कच्ची कैनाल का मंसूबा शुरू हुआ। ये एक शानदार मंसूबा था।
इसने बलूचिस्तान के 4 अजला की 7,13,000 एकड़ जमीन सैराब करनी थी और ये अगर मुकम्मल हो जाता तो बलूचिस्तान की आधी आबादी का मुकद्दर बदल जाता। वहाँ हरियाली भी आ जाती और खुशहाली भी, और खुशहाली से दहशतगर्दी और अस्करियत पसंदी भी खत्म हो जाती। लेकिन अभी तक इसका सिर्फ फेज 1 मुकम्मल हुआ और फेज 1 की इस नहर में भी 140 शगाफ है। फेज 1 में 6000 क्यूसेक फिट पानी की गुंजाइश थी, लेकिन 2017 में इसमें सिर्फ 100 क्यूसेक फिट पानी बह रहा था और इसमें इस कदर भल और रेत आ चुकी थी कि सिर्फ इसकी सफाई के लिए 20 अरब रुपए चाहिए थे। मगर इस सूरत हाल के बावजूद ब्यूरोक्रेसी ने सितंबर 2017 में नवाज शरीफ से कच्ची कैनाल का इफ्तिताह भी करा लिया और हुकूमत ने मुबारक सलाम के इश्तिहार भी दे दिए। आप आज भी इस कैनाल का मुआयना कर लें, आप अपना सर पीट लेंगे। बेनजीर भुट्टो ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में 1994 में सियालकोट के करीब समड़ियाल एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन बनाया था। हुकूमत ने अरबों रुपए लगाकर इसमें 900 इंडस्ट्री प्लाट्स बनाए। इसके अंदर सड़कें और पुल भी बनाए गए और बाहर बाउंड्री वाल भी बनाई गई। लेकिन 2019 में यानी 25 साल बाद इसकी सूरत हाल ये थी कि इसमें सिर्फ 160 यूनिट्स थे और उनमें से भी सिर्फ 43 फंक्शनल थे, जबकि बाकी यूनिट्स और प्लाटों में 8-8 फुट सरकंडे खड़े थे और लोग बाउंड्री वाल की ईंटें तक उखाड़ कर ले गए थे। नाज़रीन, इस तरह हुकूमत ने 1990 की दहाई में सियालकोट स्पोर्ट टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बनाई। सियालकोट स्पोर्ट्स प्रोडक्ट बनाकर पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। इन प्रोडक्ट्स के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेट चाहिए होता है और पाकिस्तान में ये सहूलत दस्तयाब नहीं थी। चुनांचे एक्सपोर्टर को सर्टिफिकेट के लिए अपने नमूने यूरोप, बरतानिया और अमेरिका भिजवाने पड़ते थे और इससे वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होते थे और ताखीर की वजह से सौदे भी कैंसिल हो जाते थे। हुकूमत ने अरबों रुपए खर्च करके टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बना दी। जब बिल्डिंग मुकम्मल हुई तो पता चला कि बजट में मशीनरी और अमले के लिए रकम ही मुख्तस नहीं की गई, लिहाजा बजट का प्रोसेस शुरू हुआ और ये प्रोसेस आज 33 साल बाद भी मुकम्मल नहीं हुआ। इस दौरान इमारत खंडर बन गई। इसकी खिड़कियां, दरवाजे, लाइट्स, पंखे और फर्श लोग उखाड़ कर ले गए। मुझे यकीन है कि अब किसी दिन हुकूमत आलात और स्टाफ का बजट पास कर देगी, जिसके बाद लोग भर्ती हो जाएंगे और आलात भी मंगवा लिए जाएंगे। लेकिन फिर पता चलेगा कि इमारत वर्किंग पोजीशन में नहीं है। इमारत के लिए दोबारा रकम निकलेगी, ये बनना शुरू होगी और जब ये मुकम्मल होगी तो उस वक्त तक आलात खराब हो चुके होंगे और स्टाफ अरबों रुपए की तनख्वाह ले चुका होगा। और ये है इस मुल्क का कमाल। मेरी एहसन इकबाल से दरखास्त है कि आप मेहरबानी फरमाकर नए प्रोजेक्ट्स पर काम रुकवा कर मुल्क के अधूरे प्रोजेक्ट्स पर रिसर्च करवाएं। आप फहरिस्तें बनवाएं। पाकिस्तान में कितने स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटियों, अस्पतालों, इंडस्ट्रियल स्टेट्स, नहरों, ब्रिजेस, डैम्स और सड़कों के प्रोजेक्ट्स नामुकम्मल पड़े हैं और फिर रिसर्च करें ये मंसूबे नामुकम्मल क्यों हैं। अगर ये मुकम्मल हो जाएं तो इनका क्या फ़ायदा होगा और आप इसके बाद हंगामी तौर पर पहले इन मंसूबों को मुकम्मल कराएं। यकीन करें मुल्क फिर तरक्की करेगा, वरना हम पूरी दुनिया से मांग कर रकम लाते रहेंगे और ये रकम इन तनूरों की राख बनती रहेगी और पाकिस्तान मजीद तबाही के गड्ढे में धंसता चला जाएगा। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है कमेंट सेक्शन में हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।